नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिविल क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 26 की। ये जो 26वां लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं आप लोगों से 20 मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। बोले तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ। ये 20 के 20 क्वेश्चन जो होंगे, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ डॉक्टर नीमराज सुंडा जी की जो बुक है, उस बुक को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी बुक से मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ से उठाए हैं और उन्हीं को मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ। आप लोगों को बताना है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है। इसके साथ साथ इसमें जो कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीजें होंगी, साथ के साथ मैं उसको एक्सप्लेन भी करते हुए चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप ये यहाँ पर जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये 8 कोर्सेज आपको पढ़ने को मिल जाए अच्छे से, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। 500 रुपए का पेमेंट करने के बाद आप उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है, उसको हमारे तक भेजना है। हमारे पास तक कैसे भेजोगे? आप जाना टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना। लिखने के बाद क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट हमारे पास तक सेंड कर देना है और आप किस नंबर से टेलीग्राम चलाते हो, वो नंबर भी आप लोगों को हमारे पास तक भेज देना है। इसके बाद आपको जो ये पूरा कोर्स है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एग्री सिल्वीकल्चर इज ए सिस्टम दैट कंबाइंस। एग्री सिल्वीकल्चर जो सिस्टम होता है, इसमें हम किस किस चीज का खेती करने का अध्ययन करते हैं? तो आपका ऑप्शन इस तरीके से हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री क्रॉप एंड एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट क्रॉप, फिशरीज कल्चर एंड पॉस्चर एंड एग्रीकल्चर प्लस फिशरीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट। एग्रीकल्चर किस में आता है? एग्री से एग्रीकल्चर हो गया। और सिल्वीकल्चर किस में आता है? फॉरेस्ट की क्रॉप। फॉरेस्ट की जो क्रॉप होती है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, इनके जो अध्ययन किया जाता है वो सिल्वीकल्चर में करते हैं। तो एग्रीकल्चर प्लस सिल्वीकल्चर बोले तो एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट क्रॉप, इसका हम लोग इस सिस्टम को अध्ययन करते हैं। बात करते हैं सिल्वी पॉस्चरल, यानी कि सिल्वीकल्चर बोले तो किसमें? सिल्वीकल्चर प्लस पॉस्चरल मतलब क्या होता है? पॉस्चर मैनेजमेंट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिल्वीकल्चर, यानी कि फॉरेस्ट के क्रॉप में, फॉरेस्ट में जो ग्रो होने वाली ट्रीज हैं, उनको ग्रो किया जाता है और साथ साथ में पॉस्चर मैनेजमेंट भी किया जाता है। पॉस्चर मैनेजमेंट करने का मतलब एनिमल हस्बेंड्री वाले रिलेटेड चीजें, जैसे जानवरों को पालना, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन या गाय भैंस का जो पालन होता है, ये इन सभी चीजों के अंतर्गत आता है। अगला है, which of the following is part of the agro silvo postural system, यानी कि एग्रीकल्चर, सिल्वीकल्चर और पॉस्चरल, यानी कि आपका क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर और सिल्वो मतलब फॉरेस्ट क्रॉप और पॉस्चरल मतलब पॉस्चर मैनेजमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एग्री हार्टी सिल्वी पॉस्चरल सिस्टम, यानी कि एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और सिल्वीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और सिल्वीकल्चर, ये तीन चीजों का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एग्रीकल्चर, सिल्वीकल्चर, एक्वाकल्चर, ये किस में आता है? एग्रीकल्चर, सिल्वीकल्चर बोले तो फॉरेस्ट, और एक्वाकल्चर में क्या आता है? फिशरीज प्रोडक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस आर डिफाइंड बाय यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस। जो यूएस का जो सॉइल कंजर्वेशन सर्विस है, उसने टोटल लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस को कितने भाग में डिफाइन किया है? आपके ऑप्शन इस तरीके से, ऑप्शन ए 6 भाग में, ऑप्शन बी 7 भाग में, या फिर 8 भाग में, या फिर 10 भाग में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, बोले तो 8 भाग, ये 8 भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूएस सॉइल कंजर्वेशन जो सर्विस है, वहां पर सॉइल को 8 भागों में डिवाइड करा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंड क्लासेस आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। ध्यान से समझना, जो 8 भागों में जो डिवाइड किया गया है सॉइल को, इसमें से कितने भाग की सॉइल ऐसी है, कितनी सॉइल ऐसी है जो कि खेती करने के लिए उपयुक्त है, जिसमें हम कल्टीवेशन कर सकते हैं? 2 भाग में कर सकते हैं, 3 भाग में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, या फिर 5 में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, बोले तो 4 भाग में। जो फर्स्ट 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों में हम खेती कर सकते हैं। बाकी जो 5, 6 और 7,
और इसके साथ साथ जो 8 बचता है, इन तीनों में हम खेती नहीं कर सकते हैं। इसको मैंने जब एग्रोनॉमी पढ़ाया था तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दिया था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लैंड क्लासेस आर सुटेबल फॉर रेगुलर कल्टीवेशन। रेगुलर कल्टीवेशन के लिए कौन सी लैंड क्लासेस जो होती है वो सुटेबल होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो वो कौन कौन सी है, आपको ऑप्शन इस तरीके से हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, बोले तो 1, 2 एंड 3 ये रेगुलर कल्टीवेशन के लिए ठीक है। और ये जो है चौथा, ये ओकेजनल कल्टीवेशन के लिए ठीक है। बाकी ये 5, 6, 7, 8 ये सभी बिल्कुल भी कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। कहीं कहीं पर तो थोड़ी बहुत घास उग जाती है, लेकिन जो 8वां नंबर है वहां पर बिल्कुल घास तक नहीं उगती है, इस तरीके की सॉइल वो होती है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ क्लास 1 लैंड। जो क्लास 1 की लैंड होती है, फर्स्ट क्लास की जो लैंड होती है, उसका लिमिटेशन क्या होता है। जेनेटल स्लोप होता है, मॉडरेट इरोजन होता है, या स्लाइटली सेलाइन होता है, या नो लिमिटेशन होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो नो लिमिटेशन है, ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि क्लास ए वाली जो सॉइल होती है उसमें ना तो कोई स्लोप होता है, यानी कि खाला ऊंची जमीन नहीं होती, बिल्कुल समतल जमीन होती है। उसमें इरोजन भी नहीं होता है, बिल्कुल इरोजन के इसमें चाहे सॉइल इरोजन हो चाहे फिर एयर इरोजन हो, किसी तरीके से उसमें इरोजन नहीं होता है। सेलाइन अल्कलाइन सॉइल भी नहीं होती है। तो वो बिल्कुल परफेक्ट सॉइल होती है कल्टीवेशन के लिए, इसलिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अगला है, एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लैंड, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, या फिर लेटराइट सॉइल। इनमें से कौन सा ऐसा सॉइल है जो कि क्लास फर्स्ट जो क्लास फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसमें आता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, बोले तो एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है, और ये जो 8 क्लासिफिकेशन है यूएस के द्वारा जो किए गए हैं उसमें ये पहले क्लास में आता है। अगला क्वेश्चन है, which classes which class of land has moderate erosion and genital slope। उसमें थोड़ा सा इरोजन भी होता है, और यहाँ की जो मिट्टी होती है थोड़ा सा इसके अंदर स्लोप भी होता है, यानी कि थोड़ा सा इसमें ढलान भी होता है। क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, या थर्ड में, या फिर फोर्थ में, इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपको जो राइट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, क्लास सेकंड। सेकंड क्लास में क्या होता है, थोड़ा मॉडरेट इरोजन भी होता है सॉइल के अंदर, और ये थोड़ी सी जमीन कैसी होती है, एक तरफ को ढालू होती है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फार्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट रिड्यूस वाटर लॉस। ध्यान से समझना, जब हम कहीं भी रेनफेड एरिया में क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उस समय पानी की जब ज्यादा कमी हो रही होती है तो हम अपनी फसलों को टेम्परेरली परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर जाने से बचाने के लिए हम उसमें कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट चीजों का यूज करते हैं। वो कई तरीके के आता है, इसमें से एक होता है फिल्म फार्मिंग टाइप का, यानी कि ये जब पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों के ऊपर एक पतली सी परत बना लेता है, जिसकी वजह से फिर ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि पत्तियों के ऊपर एक पतली सी पन्नी बना देता है, जिससे ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, पत्तियों के ऊपर से पानी का लॉस नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन इस तरीके से, क्लोजिंग स्टोमेटा, रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस, फॉर्मिंग ए थिन फिल्म, या फिर इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी। तो मैंने बोल ही दिया, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक पतली सी पन्नी सी, एक पतली सी लेयर बना देता है पत्तियों के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेशन नहीं होता है। अगला है, which of the following is a stomata closing anti transparent। ऐसा कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसका हम अगर छिड़काव कर देते हैं या जिसका यूज कर देते हैं तो पत्तियों का जो स्टोमेटा होता है, यानी कि पत्तियों के ऊपर जो रंध्र होते हैं जहां से पानी हवा से पानी वाष्प बनकर उड़ता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन होता है, वो बंद हो जाता है। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, क्योलिन, या फिर पीएमए जिसको फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट बोलते हैं, या फिर सिलिकॉन बोलते हैं, या फिर साइकोसेल बोलते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो पीएमए यानी कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट जब हम इसको पत्तियों पर छिड़क देते हैं तो पत्तियों का जो स्टोमेटा होता है वो बंद हो जाता है, जिससे फिर ट्रांसपिरेशन नहीं होता है पत्तियों में। अगला है, कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्ट रेडिएशन। कौन सा ऐसा एंटी ट्रांसपेरेंट है जो कि रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, रोशनी पड़ेगी, तो सनलाइट जब पड़ती है तभी टेम्परेचर बढ़ता है, तभी ट्रांसपिरेशन होता है। तो अगर सनलाइट जो पड़ रही है उसको अगर रिफ्लेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, पत्तियां उतनी ज्यादा गर्म नहीं होगी, उनके अंदर का पानी गर्म नहीं होगा, तो ट्रांसपिरेशन कम होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा
एक रिफ्लेक्टर लगा दिया जाता है जो ऊपर बरसात में जो टंकी रखी होती है, और सॉरी गर्मियों के मौसम में जो छत पर टंकी रखी होती है, वहां का पानी गर्म ना हो टंकी का, इसलिए क्या करते हैं टंकी के ऊपर एक रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, जिससे जो सनलाइट टंकी पर डायरेक्ट पड़ रही होती है वो रिफ्लेक्ट होके बाहर चली जाती है और अंदर का पानी सुरक्षित रहता है, ज्यादा गर्म नहीं होता है। तो एंटी रिफ्लेक्टर का काम रिफ्लेक्टर का काम करता है, इसमें से आपको बताना है। एट्राजीन, मोबिलीफ, क्योलिन या फिर साइकोसेल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्योलिन, ये आपका एक एंटी ट्रांसपेरेंट है जो कि रिफ्लेक्ट कर देता है रेडिएशन को, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच केमिकल इज ए ग्रोथ रिटार्डेंट, यानी कि एंटी ट्रांसपेरेंट है। ग्रोथ रिटार्डेंट एंटी ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पीएमए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, एट्राजीन, क्योलिन या फिर साइकोसेल। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, बोले तो साइकोसेल। ये एक तरीके का क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट है। इसकी वजह से पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और अगर ग्रोथ रुक जाएगी तो ट्रांसपिरेशन अल्टीमेटली कम हो जाता है। अगला है, विंड ब्रेक आर यूज टू। विंड ब्रेक क्यों यूज करते हैं हम लोग? इंक्रीज विंड स्पीड, विंड की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, सनलाइट को रोकने के लिए, या फिर विंड फ्लो को रोकने के लिए, और विंड की स्पीड को कम करने के लिए, या फिर एब्जॉर्ब करने के लिए, ज्यादातर जो बरसात का पानी होता है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए। तो इसमें से जो राइट आंसर है, बच्चा भी बता देगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, शेल्टर बेल्ट आर मेड ऑफ। शेल्टर बेल्ट किसके बने होते हैं? कंक्रीट के वॉल के बने होते हैं, कि प्लास्टिक के सीट के बने होते हैं, कि ट्री और श्रब के प्लांटेड अक्रॉस विंड डायरेक्शन से के होते हैं, या रॉक के बने होते हैं? तो जो शेल्टर बेल्ट होते हैं, कोई भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ाया था जाना होगा, तो उसको पता चल गया होगा कि शेल्टर बेल्ट क्या होता है। विंड के डायरेक्शन में जब हम लोग ट्री और श्रब को लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है, ये इतना एरिया पूरा डेजर्ट है, और यहाँ पर ये पूरा एरिया क्या है, यहाँ पर ये कल्टीवेटेड लैंड है और ये डेजर्ट है। अब यहाँ से हवा ऐसे बह रही है, यहाँ से हवा इधर को जा रही है। अब यहाँ से धूल उड़ के इस खेत में ना पहुंच जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इतनी चौड़ाई में यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ट्री की प्लांटिंग कर देते हैं, और इसके साथ साथ श्रब्स की प्लांटिंग कर देते हैं, जिससे कि विंड जो है इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए। और विंड की जो स्पीड कम हो जाती है, विंड का डायरेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इससे जो धूल उड़ के यहाँ जा रही थी वो वहां नहीं पहुंचेगी, तो हमारे जो खेत हैं वो सुरक्षित रहेंगे, डेजर्टिफिकेशन नहीं होगा, रेगिस्तान में नहीं बदल पाएंगे। विंड वेव प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ विंडवर्ड साइड अप। जो विंड ब्रेक जो लगाया जाता है वो कितनी दूर तक प्रोटेक्शन देते हैं? जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक विंड ब्रेक लगा दिया, तो ये कितनी दूर तक मिट्टी को कवर करेगा? 3 टाइम ऑफ द ट्री हाइट, यानी कि इसका अगर पौधे की हाइट 3 मीटर है तो ये 9 मीटर तक कवर करेगा, या फिर 5 से 10, यानी कि फिर आपका ये 5 से 10 मीटर कवर करेगा, 5 से 10 गुना, या फिर 20 गुना, या फिर 50 गुना। इसमें से कौन सा आंसर है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, 5 से 10 गुना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 मीटर का आपका जो प्लांट है तो वो लगभग 5 से 10 मीटर तक का जो सॉयल है उसको सुरक्षित कर ले जाता है। आगे बात करते हैं, विंड प्रोटेक्शन ऑन द लीवर्ड साइड कैन एक्सटेंड अप टू। लीवर्ड साइड में विंड प्रोडक्शन को कहां तक एक्सटेंड किया जा सकता है? 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, या फिर 40 टाइम? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 30 टाइम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं हो तो वहां से पढ़ के इसका आंसर दो। बहुत ही लप्पू से क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री इज ए सिस्टम दैट ओनली ग्रो फॉरेस्ट्री combines crop, fruit, forest plants and animal only for dry areas या use for floriculture। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में क्या होता है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, क्रॉप को भी ग्रो किया जाता है, साथ में फ्रूट को भी ग्रो किया जा सकता है, जंगली पौधे जो फॉरेस्ट में लगते हैं, लकड़ियों वाले पौधे, उनको भी ग्रो किया जाता है, और साथ में वहां पर जानवरों की ग्राजिंग भी कराई जाती है, जानवरों को चराने के लिए लोग लेके जाते हैं। तो ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसमें पूरा एक होल एग्रीकल्चर डेवलप करने का प्रयास किया जाता है।
तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, हमारा एफर्ट आपको बिल्कुल अगर अच्छा लग रहा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में रोज ऐसे वीडियो मिलती रहे, तो आप हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करें इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।